हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आज चैप्टर नंबर 7 करेंगे, क्लास 12 का परिवहन एवं संचार। इसके बारे पहले हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्टनरी इस सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ये प्रिपरेशन करो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो परिवहन एवं संचार ये है प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। विशाल उत्पादकता और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहाँ आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जीवन का एक स्तर व जीवन का गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करता है। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों में सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन प्रयोजक और प्रवाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। परिवहन परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमनागमन स्थल जल, वायु में होता है और सड़कें, रेलमार्ग स्थलीय परिवहन का भाग हैं, जबकि नौ परिवहन तथा जलमार्ग एक वायुमार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में एस्को जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अतिरिक्त परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वाहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव, लदान, उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त, आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रक्रिया लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। परिवहन की विधाएं। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक अथवा अंतर प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइनों को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन किया करता है। किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूर घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। तो किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहित करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूलन साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायुमार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधाएं एक दूसरे को पूरक होती हैं। सड़क परिवहन अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली पालकी से 4 व्यक्तियों द्वारा ले जाते हुए देखा है? बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते देखा है? पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेलमार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और टार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए। रेल मार्गों में संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त महाद्वीपीय देशों क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्य कृषि, खनन, विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन का आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों, ट्रक, कार के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों, तार मार्गों को रखा जाता है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल अवमल और नाली मल परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरिया नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक हैं। सामान्यतः मानव कुली बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियों अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप से परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही
सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपूरकता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। बोझा ढोने वाले पशु। घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्तों एवं रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के हिमच्छादित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊँटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में करवाहों के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने में किया जाता है। तो इथोपिया के गांव तेफ्ती में घोड़ा गाड़ी। तो सड़कें छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि उसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यदि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावी प्रयोग योग्य नहीं होती हैं। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं और तीव्रगामी संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन और अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। भारी बोझ को ढोने वाली सड़कें, बड़े आकार और शक्ति वाली लारियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय ठीक है। सड़कें छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा, ये तो हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर समान वितरण पाया जाता है। यातायात प्रवाह पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलन पाई जाती है। यातायात के शीर्ष और गर्त सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरणतः काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। बेहतर करके इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। तो नगर परिवहन समाधान, उच्च पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण और सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि आबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के आबादित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात रेल, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों में भली भांति जुड़ी हुई है। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के क्वेकानूर स्थान को पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में आपस में जुड़ जाएंगे। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जलमार्गों के साथ बड़ी कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों को अत्यधिक सघन जाल विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में
स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरणतः ये सांसो वियतनाम सीमा के समीप, संघाई मध्य चीन और ग्वांगझाओ दक्षिण एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को ल्हासा से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरणतः राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 को वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों में नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीयर्स को गुयाना के कोनाक्री से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। और सीमावर्ती सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राय सभी देशों में गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। रेलमार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है। रेल लाइनों की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी 1.5 मीटर से अधिक मानक और 1.44 मीटर लाइन और 1 मीटर और छोटे लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेल ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। ये दैनिक गाड़ियों नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती है और ये ले आती है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित तुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीपीय पारी रेलमार्ग वायुमार्गों और सड़क मार्गों की अपेक्षा के लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेलमार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है और मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है। यहाँ देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकृत होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेलमार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेलमार्गों का लगभग 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेलमार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीपीय पारी रेलमार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले के बाहर के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं, जिनका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलमार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेलमार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्र को अपनी ओर सेवाएं प्रदान करती हैं। दक्षिण अमेरिका में रेलमार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिनके नाम है अर्जेंटाइन के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेलमार्गों का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महत्वपूर्ण लंबाई के रेलमार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं, जो पत्तनों को अतिरिक्त आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीप पारी रेलमार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार 2900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स मतलब अर्जेंटीना को वालपैराइजो से मिलाता है। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिनमें से सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं।
महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग हैं। पहला बेंगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कंटंका और जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। दूसरा तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया तांबे पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक। और तीसरा है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग जो असल रुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। चौथा है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के केप टाउन से प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन। अन्य स्थलों पर जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या और इथियोपिया में रेल मार्ग पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप में गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। पार साइबेरियन रेल मार्ग तो रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व ये प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमेन, नोवोसिबिर्स्क, पिचिता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ पर युक्त विद्युतीकृत महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब, यूनिस, एनिस नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इरकुट्स्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे ओडेसा, यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, उटन बटोर, मंगोलिया और रोनयांग मगदेन चीन में बीजिंग की ओर। पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा की यह 7,050 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व से हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन क्षेत्रों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनिपेग से थंडर खाड़ी तक एक समृद्ध मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, आंडन और सिक्रामेंटो से जोड़ होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलाती है। तो ये चित्र देखिए मॉस्को, कजान, यूगोस्लाविया, ट्यूमेस, ओम्स सब किस तरह से मार्ग गए हुए हैं। ठीक है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क अनाज, कागज और रसायन मशीनरी है। तो चित्र देखिए कहाँ से कौन कनाडा से देखिए कैमुलस, कैलगरी, रेगिना, विनिपेग, कैडबरी। तो किस तरह से ये गया हुआ है। ठीक है। अब है ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो यह रेल लाइन दक्षिण पश्चिम तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलकुर्डी, ब्रोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम के पूर्व को जाती है। यह एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन विरुदोम लाइन से जोड़ा जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस यह लाइन पेरिस से स्ट्रैसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन में इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाला 10 दिनों की तुलना में 96 घंटे तक रह गया। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्ग फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, पीटरबारो और रोटो, फॉक्स और सिडनी, अल्बरी और मेलबर्न से होता हुआ गुजरा है।
तो ठीक है, ये समुद्री मार्ग महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रख रखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाजों द्वारा महासागरों का भाग रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा रास्ता सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत, रडार, बेतार के तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नौसवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक और टैंकरों और विशेषीकृत जहाजों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व की प्रमुख संबंधों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र में दिखाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों में कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की विवेचना की गई है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्ततम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, और क्रियाकलाप है, और ये है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ठीक है, तो यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों की सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सहित अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ है। उत्तमार्ष अंतरिक्ष से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। उत्तमासा अंतरिम समुद्री मार्ग, यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक और पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो सुएज नहर मार्ग से 6,400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसा समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं किस तरह से सारे मार्ग, प्रमुख समुद्री मार्ग फैले हुए हैं। ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो अटलांटिक महासागर के पार यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीका देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिण पूर्वी ब्राजील, प्राटा और ज्वारनदमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ। रियो डी जेनेरियो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि यहाँ दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से एक जैसे उत्पाद और संसाधन हैं। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, विशेष उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है। होनोलुलु जैसे मिलते हैं। बृहत वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और योकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2,480 किलोमीटर आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है और ये वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड और सैन फ्रांसिस्को और योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग और मनीला, सिंगापुर की ओर है। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन है। तटीय नौ परिवहन, यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करता है। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों की एक सुगम विधि है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यूरोप में शेंगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे देश के तट से जोड़ता है। यह तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा असल मार्गों पर होने वाले यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। नौ परिवहन नहरें, सुएज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ परिवहन नहरें अथवा जलमार्ग हैं जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए प्रवेश द्वारों का काम करती हैं। सुएज नहर, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र से उत्तर में पोर्ट सईद
एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्येक समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तम आशा और आंतरिक मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जलबंधकों से रहित समुद्र सतह के बाहर बराबर नहर है जो लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा 15 से 20 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो ये चित्र है स्वेज नहर का, देख लीजिए। ठीक है। अत्यधिक यात्री एवं मालकर होने के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा भी अवगमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे स्वेज तक जाता है और इस्माइलिया से एक शाखा कैरो को जाती है। नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर भी स्वेज नहर से इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और स्वेज नगरों को ताजे पानी की आपूर्ति हो जाती है। चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है। और है पनामा नहर। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर की पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलमंडल मध्य के आर पार पनामा नगर एवं कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों की ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इस नहर मंडल का नाम दिया। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुछ 6 जलबंधक तंत्र है तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई की समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करती है। तो ठीक है, ये चित्र है पनामा कैनाल का और नीचे देख सकते हैं, वैसे तो क्लियर नहीं है। तो इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग के न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तट, दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिण अमेरिका अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये चित्र आप देखिए। और आंतरिक जलमार्ग, नदियां, नहरें, झीलें तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नौवें तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई, गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में पात्र नदियां ही परिवहन के साधन होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जल मार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग की प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल की पर्याप्त मात्रा की सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाला जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुका है। तो ये रहा चित्र राइन जलमार्ग का। और ये आंतरिक जलमार्ग अन्य उन स्थानों पर परिवहन का प्रमुख साधन जहाँ नदी चौड़ी, गहरी एवं गाद से मुक्त है। आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों की नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग हैं। राइन जलमार्ग। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम और मुहाने पर लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन निर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस क्षेत्र में डसल-डोर्क राइन नदी पर स्थित पत्तन है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। और यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं तथा सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। डेन्यूब जलमार्ग। तो ये महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्गों पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में होती हुई पूर्व की ओर बहती है। ये टर्ना
सेवेरिन तथा नौकायन योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। वोल्गा जलमार्ग रूस में अत्यधिक वर्षा में विकसित जलमार्गों में पाए जाते हैं। इनमें वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर इसको मॉस्को प्रदेश में तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। बृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वेलैंड नहर के द्वारा जुड़े होते हैं तथा आंतरिक जलमार्गों की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्टुअरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विस्तृत वाणिज्यिक जलमार्गों का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पत्तन डुलूथ और बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पत्तन की सुविधाओं से युक्त है। इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं, परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है, जिससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। मिसिसिपी जलमार्ग मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यांकन जहाजी वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित वायुयानों भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक साधन होता है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। विषम मरुस्थलीय भूभागों का विजय प्राप्त कर ली गई तो बात सही है, गम्यता में वृद्धि हुई है और वायुयान भूमि के अवरोधों से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालयी प्रदेश में भूस्खलन, एवेलांच अथवा भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा की एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश सेनाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं को आवश्यकता है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला और उन्हीं देशों में है जहां अत्यधिक औद्योगिकरण में अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। ये चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जाता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यदि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से उद्योगतर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं, पर सोनी वायुसेना लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटे में तय कर लेता है। अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु है जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। अफ्रीका, रूस से एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिण गोलार्ध में 10 से 35 अक्षांशों के मध्य अमेरिकी की विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायुसेनाएं उपलब्ध हैं। पाइपलाइनें जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों के व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फर्मों से फैक्ट्रियां तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन क्षेत्रों और उपभोग के क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है।
बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 70% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल अथवा प्राकृतिक गैस के अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइनों को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान, भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होंगी। ये चित्र आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये है प्रमुख हवाई पत्तन। और संचार की बात करें तो लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें टेलीग्राफ, टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग का एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों में अपने कार्यों के नगर विस्तृत मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय और छोटे नगरों में खोल दिए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख प्रवेदक ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया है। इनसे आंकड़ों की विशाल यात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणामस्वरूप एक समवर्ती नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। उपग्रह संचार। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। और 1970 के जब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि 500 किलोमीटर दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाला लागत उपग्रह के 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार लागत के बराबर है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर फर्स्ट का 1979 में तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, सुदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एवं वरदान बन गई है। साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत्त सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषक और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में चलती नौका में, उड़ते जहाजों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़, 2010 में 200 करोड़ और विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका में विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत 1995 में 66% हो गया। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में हैं। जैसे कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस का ईमेल, ई-वाणिज्य और ई-शिक्षा और ई-प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणालियां जिन्होंने परिवहन से कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थाओं तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह क्षेत्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाएगा।
तो ठीक है, चैप्टर नहीं खत्म होता है, ये है क्वेश्चन आंसर, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया है और ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है? और कैसा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।